हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। ये आपकी क्लास 9th की बुक बिहाइव का 6th यूनिट है, माय चाइल्डहुड। और जो ये स्टोरी है वो अब्दुल कलाम जी की जो ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर, उससे ली गई है। इस स्टोरी में जो इनकी बचपन में जो लाइफ जैसी गुजरी हुई है उसके बारे में उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं अपनी। और जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं उन्होंने साइंस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमारे देश का नाम किया। फाइनली जब ये 2002 में ये 11th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट भी बने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि जो मेरा जन्म है वो एक मिडिल क्लास की तमिल फैमिली में रामेश्वरम में हुआ था, जो कि साउथ इंडिया में है। और जो मेरे फादर थे जैनुलाब्दीन, उन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। इट मीन्स उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनके पास जो विजडम था वो उनके पास जन्मजात था। उनकी जो काइंडनेस थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत उदार थे। और उनकी माँ के रूप में जो आशियाम्मा उनका नाम था, वो बहुत अच्छी उनकी जीवन साथी भी थी। मुझे सही मायने में तो याद नहीं आता, लेकिन मेरी माँ रोज़ाना ना जाने कितने लोगों को खाना खिलाती थी। और मुझे पक्का विश्वास है कि जब हम लोग खाना खाते थे तो जितने हमारी पूरी फैमिली की संख्या होती थी उससे कहीं ज़्यादा बाहर के लोग बैठ कर के हमारे साथ खाना खाते थे। मैं जो इतने सुंदर माता पिता थे उनके बच्चों में से मैं एक साधारण शकल सूरत वाला बच्चा था। और हमारी फैमिली जो हमारा पैतृक मकान था उसमें रहती थी, और हमारे मकान का जो निर्माण था वो 19वीं शताब्दी के मिडिल में हुआ था। ये अच्छा सा पक्का मकान था और इसका निर्माण चूने से और ईंटें से हुआ था। जो रामेश्वरम की जो मस्जिद वाली गली थी उसी में हमारा मकान था। जो मेरे पिताजी थे ये बहुत सादगी से रहते थे, और इन्हें जो दुनिया भर की जो इस बहुत लग्जरी वाली चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों में इन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हाँ, हमारी फैमिली में खाने के लिए, मेडिसिन के लिए, कपड़ों के लिए जो भी जितनी भी नीड्स होती थी बहुत अच्छे तरीके से पूरी की जाती थी। और वास्तव में मैं कहूँ तो जो मेरा जीवन था बचपन का वो बहुत सुरक्षित था और बहुत सही हुआ। और हमारे घर में पूरी तरीके से, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो चाहे वो भौतिक रूप से हो, मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया गया था। उस टाइम पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार था 1939 में, वो शुरू हो चुका था। उस समय मैं केवल 8 साल का था। और कई कारणों से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उस टाइम पर जो टेमरेंस सीड्स होते हैं, इमली की गुठलियाँ जो होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी। मैंने भी यही किया, मैं बहुत सारी उसकी गुठलियाँ इकट्ठा करता था और जो हमारी मस्जिद वाली गली में जो किराने की दुकान थी मैं वहाँ जा कर के बेच देता था। और एक दिन में मुझे बहुत अच्छी कमाई भी हो जाती थी। जो मेरे बहनोई थे जलालुद्दीन, वो मुझे युद्ध के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे। उसके बाद में उस समय हमारे यहाँ दीनामणि नाम का अखबार आता था। उसमें मैं उनकी बताई हुई सारी बातों को ढूंढता था कि वो न्यूज़ में छपी हैं या नहीं छपी हैं। जो हमारा एरिया था रामेश्वरम का वो थोड़ा सा अलग था, इसलिए वो जितना भी ये वार वाली प्रॉब्लम्स हो रही थी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अलग था और अप्रभावित था। लेकिन बहुत जल्दी भारत को भी जो अलायंस वाली जो वो थी सेना, उसमें से ये ऑर्डर आया कि हमें भी हमारे देश को भी उसमें शामिल होना है। और हमारे यहाँ जो इमरजेंसी थी वो घोषणा कर दी गई उसकी। और जो इमरजेंसी घोषणा की गई, सबसे पहला जो दुष्प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि जो हमारा रामेश्वरम स्टेशन था वहाँ पर ट्रेन गाड़ी जो थी वो रुकना बंद हो गई। अब वो वहाँ पर रुक नहीं पाती थी, क्योंकि उससे अखबार आते थे, तो जो भी अखबार के होते थे उनको बंडल के रूप में बांधना पड़ता था। और जो मूविंग ट्रेन थी, यानी चलती हुई रेलगाड़ी थी, वहीं से हमें रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में उन्हें रामेश्वरम मोड़ पर फेंक दिया जाता था। जो मेरा चचेरा भाई था शमसुद्दीन, अब उसे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि वो जो न्यूज़पेपर उन्हें कैसे इकट्ठा करे। उसे एक सहायक की ज़रूरत थी और उस सहायक की स्थान को मैंने पूरा कर दिया। शमसुद्दीन ने जो पहली कमाई को मुझे गेन करने में मदद की थी। मैं आज 50 सालों बाद भी उस कमाई का जो मुझे गर्व फील होता है, जो अच्छा फील होता है, मैं उसे अभी भी फील कर सकता हूँ। हर एक बच्चा जो अपने घर पर पैदा होता है तो अपने आसपास की जितनी भी आर्थिक चीज़ें हैं और जितनी भी सामाजिक चीज़ें हैं उनसे कुछ ना कुछ गुण लेकर के पैदा होता है, और अपने पैतृक गुण के लेकर के भी पैदा होता है। इसी तरीके से मुझे भी अपने पिता से ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला था। और जो मेरी माँ है उनसे मुझे सच्चाई में क्या आस्था होनी चाहिए, सब लोगों को दयालुता दिखानी चाहिए, ये सारी जो चीज़ें थी मुझे अपनी माँ से मिली थी। और ये सारी चीज़ें मेरे तीनों भाइयों बहनों को मिली थी। बचपन में मेरे पास बहुत अच्छे मित्र थे
और उनमें से सबसे अच्छे मित्र थे, 3 मित्र थे, रामनाथ शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये सभी लोग मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और हाँ, ये सारे हिंदू थे, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे इसलिए जो ये धार्मिक भेदभाव थे उनसे हमने कभी अपनी दोस्ती में और अपनी शिक्षा में हम लोगों ने कभी इस चीज़ को फ़र्क को फील नहीं किया था। वास्तव में देखा जाए तो रामनाथ शास्त्री जो थे वो पच्ची लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे और उसके फादर तो जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर था उसके पुजारी भी थे। फिर इसी के बाद में ये बताते हैं कि अरविंदन जो थे वो जो आने जाने वाले जो तीर्थयात्री थे उनके लिए वो ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी वाला काम करने लगा। और जो शिव प्रकाशन था उसने सदर्न रेलवे में जो कैटरिंग का वर्क होता उसकी वो कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा। ये जो प्रोफेशन थे ये इन लोगों ने बाद में स्टार्ट कर दिए। इसके बाद में अब्दुल कलाम जी हमें ये बताते हैं कि एक सेरेमनी थी, सीता राम कल्याणम वार्षिक समारोह। इसमें हमारी जो फैमिली थी वो बिलोंग करती थी और उसमें पार्टिसिपेट करती थी। और किस तरह के काम करती थी कि जो उस समय पूजा के लिए या फिर शादी विवाह होते थे वहाँ तक मूर्तियों को एक तालाब के थ्रू ले जाना होता था, तो उसमें जो नौकाएँ होती थी, नाव होती थी, बोट्स, उनका प्रबंधन हमारी फैमिली ही करती थी। जो रामायण की घटनाएं थी और जो पैगंबर साहब के जीवन से जो जितनी भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ थी हमारी फैमिली में हमारे बच्चों को रात में सोने के टाइम पर कभी हमारी दादी सुनाती थी और कभी हमारी माँ सुनाती थी। एक दिन क्या हुआ कि रामेश्वरम में जब अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कर रहा था कक्षा 5 में, तो हमारी कक्षा में एक नए शिक्षक आए। चूँकि मैं अपनी टोपी लगाए हुआ था जो मेरे मुसलमान होने का संकेत देती थी, मैं हमेशा सामने वाली लाइन में ही, अपने सामने वाली बेंच में ही बैठा था अपने दोस्त रामनाथ शास्त्री के बगल में। और उसने तो पवित्र जनेऊ पहन रखा था, मतलब मैंने मुसलमान वाली टोपी पहन रखी थी और उसने जनेऊ पहन रखा था। हमारे जो नए टीचर थे वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने मुझसे कह दिया कि तुम जाकर के पीछे बैठो। इस चीज़ को देख कर रामनाथ शास्त्री बहुत परेशान हुआ और मुझे भी अच्छा नहीं लगा और वो बेचारा रोती सी शक्ल बना करके बैठ गया। मैं उसके शक्ल को अभी तक भी नहीं भूला हूँ। स्कूल के बाद हम अपने घर में गए और हमने अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बताई। तभी लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को हम सब लोगों के सामने बुलाया और उनसे ये कहा कि देखो, ये मासूम बच्चे हैं, इनके दिलों में सामाजिक असमानता का और सांप्रदायिकता का जहर मत फैलाओ, और अगर आपको यहाँ पर पढ़ाना है तो अच्छे से पढ़ाइए, बच्चों से माफ़ी मांगिए या तो फिर जो हमारा आइलैंड है उसको और हमारे स्कूल को छोड़ करके चले जाइए। फिर लास्ट में जो नए शिक्षक थे उन्होंने अपनी गलती को फील भी नहीं किया, बल्कि उनके मन में जो मेरे टीचर थे लक्ष्मण शास्त्री, उनकी बात का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और वो बदल गए। कुल मिलाकर के जो हमारा रामेश्वरम गांव था वो ये अलग वाली चीज़ों को से बहुत ज़्यादा दूर था, उसे अलग अलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और हमारे जो साइंस के टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो भी एक रूढ़वादी ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो बहुत संकीर्ण विचार करने वाली थी। लेकिन जो मेरे टीचर थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की थी कि जो भी सोशल डिस्टेंस फैलाने वाले जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हटाने के लिए, ताकि वो चाहते थे कि वहाँ जो भी लोग रहें वो सब लोग साथ में मिल कर के रहें। वो हमारे साथ यानी मेरे साथ बहुत घंटे समय बिताते थे और कहते थे, कला मैं तुम्हारा इस प्रकार से डेवलपमेंट करना चाहता हूँ कि बड़े बड़े शहरों में जो लोग बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं उनके साथ तुम बराबर से खड़े हो सको। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आना मेरे घर पर भोजन करने, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो बहुत भयभीत थी। वो भयभीत इसलिए थी क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उनकी इतनी प्योर किचन है और वहाँ पर एक मुसलमान लड़का खाना आकर के खाएगा। इसलिए जब मैं उनके यहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने मुझे रसोई में खाना परोसने से मना कर दिया। फिर शिव सुब्रमण्यम जो अय्यर जो थे हमारे टीचर, वो निराश नहीं हुए और ना ही वो अपनी पत्नी से गुस्सा हुए। बजाय इसके उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा और मेरे साथ ही मेरे बगल में बैठ कर के उन्होंने भी भोजन किया। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो अपने किचन के डोर के पीछे से हम लोगों को देख रही थी। मैं डर रहा था कि आखिर वो किस चीज़ को देख रही हैं, क्या मेरे खाना खाने को तरीके को, मेरे चावल खाने को तरीके को, या फिर मेरे पानी पीने के तरीके को, और जो मैंने खाना खाने के बाद वहाँ पर जो फर्श साफ़ की थी क्या उस तरीके को भी वो उसका ऑब्जर्व कर रही थी उसे। उसके बाद में जब मैं उनके यहाँ से खाना खा कर के आने लगा तो मेरे साइंस टीचर ने फिर से मुझे नेक्स्ट वीक उनके घर पर आने के लिए इनवाइट किया। लेकिन थोड़ा सा मैं हेजिटेशन फील कर रहा था, तो मेरे सर ने कहा कि देखो, तुम्हें इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कुछ सिस्टम को बदलने की ठान लेते हैं तो इस तरीके की समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है।
और अगले सप्ताह जब मैं उनके घर पर गया तो उनकी वाइफ ने मुझे अपने हाथों से उनके रसोई घर में मुझे खाना परोस करके दिया। उस टाइम तक जो विश्व युद्ध था वो लगभग समाप्त हो चुका था और हमारे इंडिया की स्वतंत्रता पूरी तरीके से निश्चित थी। गांधी जी ने ये घोषणा कर दी कि अब भारतीय अपने भारत देश का खुद निर्माण करेंगे। जब उन्होंने ये डिक्लेरेशन की तो हमारा पूरा देश बहुत अच्छे आशावाद से भर गया, जो पहला कभी किसी ने फील नहीं किया था। मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने के लिए कहा कि हम लोग जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में जाएंगे और मैं वहाँ पर अध्ययन करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे सोचते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, अबुल, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी उन्नति के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए घर से बाहर जाना होगा। क्या सीगल कभी सूर्य के पार नहीं जाता है? क्या वो अकेले होकर के बिना घोंसले के बाहर नहीं जाता है? उन्होंने मेरी माँ से, जो कि बहुत ज़्यादा संकोच कर रही थी मेरे बाहर जाने के नाम से, उन्होंने खलील जिब्रान का एक कोटेशन उनको बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे ही नहीं हैं, वे जीवन की इच्छाओं के बच्चे और बच्चियाँ हैं। वे तुम्हारे माध्यम से आते लेकिन तुम्हारे ही नहीं हैं, और तुम उन्हें सिर्फ अपना प्यार दे सकते हो, अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके पास अपने खुद के विचार भी होते हैं। सो दैट्स इट। जो आपका चैप्टर था उसका एक्सप्लेनेशन यहीं पर स्टॉप होता है। और हाँ, इसके आगे हम लोग अपने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स वेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।